नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। कार्तिकी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत में संवैधानिक विकास। भारत में संवैधानिक विकास, यानी जो आज का हमारा संविधान है, इसकी नींव कहां से पढ़ना शुरू हो जाती है? भारत में छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, उनके अपने राजा हुआ करते थे। राजाओं का अपना साम्राज्य होता था और राज्य करने का अपना तरीका होता था, उनके अपने नियम कानून होते थे। लेकिन ये जो संवैधानिक व्यवस्था है, ये भारत में शुरू कहाँ हुई, कहाँ से हुई, कब से हुई, इन सब चीज़ों पर आज हम लोग चर्चा कर लेते हैं। राज्य व्यवस्था का है हमारा सबसे पहला टॉपिक है। इसको हम थोड़ा सा इस तरह से पढ़ते हैं क्योंकि जो परीक्षाओं की दृष्टि से जो इससे आने वाले क्वेश्चंस हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में संवैधानिक विकास की शुरुआत मैं मानता हूं 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके आने के बाद से होती है। या मैं इस तरह से अगर आपसे कहूं कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी, जो उसमें मर्चेंट एडवेंचर्स के नाम से थी, फिर बाद में कई सारे नाम में परिवर्तन हुआ, ये सब हम इतिहास में पढ़ेंगे, लेकिन जो लास्ट में नाम बना वो ईस्ट इंडिया कंपनी बना। यानी समझिएगा, जब ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आती है, यहीं से शुरू हो जाती है संवैधानिक व्यवस्था। बात समझिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय पर ब्रिटेन की महारानी हुआ करती थी एलिजाबेथ से परमिशन लेती है, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनाने वाले कुल लोगों की संख्या या जो इसके भागीदारी लोग जो होती है वो 216 लोग मिल करके एक कंपनी बनाते हैं। परमिशन लेते हैं महारानी एलिजाबेथ से कि मैं जाता हूं भाई, मैं व्यापार करना चाहता हूं भारत या जो इर्द गिर्द वहां के और जो देश हैं इनके साथ में, और देखते हैं क्या होता है। एलिजाबेथ परमिशन दे देती हैं और उस परमिशन को देती हैं राजलेख 1600 के नाम से। पहला पॉइंट हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है, राजलेख 1600। परमिशन मिल गई किसको? कंपनी को। भारत या भारत के आसपास जो देश हैं उनके साथ में परमिशन मिल गई व्यापार करने की। कितने लोगों ने मिलकर बनाई? 216 लोग। अब आप एक चीज बताइए, अगर 216 लोग मिल करके अगर कोई कंपनी बनाते हैं, तो क्या 216 लोग कंपनी के निदेशक या कंपनी को चलाने वाले लोग हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना, कभी भी। तो जाहिर सी बात है कि इन 216 लोगों में से ही कुछ लोग चुने जाते हैं जो कंपनी के नियंत्रक बोर्ड में होंगे, जो कंपनी के निदेशक होंगे, निदेशक बोर्ड में होंगे। जरा इसको समझते हैं। इन 216 लोग मिल करके एक साल के लिए एक गवर्नर चुनते हैं, एक उप गवर्नर चुनते हैं, इसके अतिरिक्त 24 अन्य सदस्य चुनते हैं, जो कि कंपनी को दिशा निर्देशित करेगी या कंपनी को चलाएंगे। किससे परमिशन लेके आए? महारानी एलिजाबेथ से। कौन से राजलेख में परमिशन लेके आए? 1600 से। तो हमारे जो भारत के संवैधानिक विकास की शुरुआत होती है, ये राजलेख 1600 से होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में आने के बाद। अब इस चर्चा को मैं शुरू करूं इससे पहले मैं एक चीज आपको और बता देता हूं। आप इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है? चलिए, ये तो हो गया इतिहास। भारत में जो संवैधानिक विकास है, इसकी शुरुआत कैसे होती है और किस तरह से भारत में कंपनी अपना कार्य और आगे बढ़ाती है। एक चीज और थोड़ा यहां पे समझिएगा कि जो भारत का संवैधानिक विकास है, ये 2 भागों में होता है। पहला, जब कंपनी के द्वारा शासन होता है, और दूसरा, जब शासन ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत होता है, यानी ताज, यानी जो ब्रिटेन का महाराज होगा या महारानी होगी, जो भी ब्रिटेन का महाराज होगा या महारानी होगी, वो भारत या जो उस समय का भारत है उस पर अपना शासन करेगा। मैं बात करूं 1857 की क्रांति की, जो मैंने बीच में रखी है। 1857 की क्रांति से पहले की जो व्यवस्थाएं हैं,
1857 की क्रांति से जो पहले की व्यवस्थाएं हैं ये सब किसके द्वारा देखी जाएंगी? कंपनी के द्वारा देखी जाएंगी। इसके बाद की जो व्यवस्थाएं हैं वो किसके द्वारा देखी जाएंगी? ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत देखी जाएंगी। जैसे इनके कुछ मैं एक्ट्स पर थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं। कंपनी के 1726 का राजलेख, इसके बाद में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसके बाद में आपका 1781 का सेटलमेंट एक्ट, फिर उसके बाद में आपका 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, फिर उसके बाद में आपका 1793 का चार्टर एक्ट, फिर यही 1793 के बाद में आपका 1813 का चार्टर, सेम 1833 का चार्टर, और फिर उसके बाद में 1853 का चार्टर। अगर बात करूं 1833 का चार्टर और फिर उसके बाद में 1853 का चार्टर, और फिर उसके बाद में भैया हो जाती है आपकी क्या? क्रांति। तो जब 53 के बाद में हो जाती है क्रांति, तब कंपनी से शासन को ले लिया जाता है। ब्रिटेन, ये जो ब्रिटिश क्राउन यानी जो ब्रिटेन के महाराज या महारानी हैं, ये कहती भैया कंपनी से कहती है अब ऐसा करो, आप अब अपना शासन आप बंद करो, शासन हम भारत में अपने हिसाब से करवा लेंगे। तो इसके बाद में जो 1858 से लेकर के 1947 तक की जो व्यवस्थाएं हैं वो सारी ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत देखी जाती है। आज हम लोग बारी बारी से 1726, फिर उसके बाद में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, फिर उसके बाद में 1781 का सेटलमेंट एक्ट, और फिर उसके बाद में 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, और आगे के जितने भी एक्ट हैं इन पर हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे। आप लोग ये बात जरूर याद रखिएगा कि जो भारत का संवैधानिक विकास है ये हम लोग दो तरह से पढ़ते हैं। एक तो 1857 की क्रांति से पहले किस तरह से भारत में संवैधानिक विकास हुआ, और उसके बाद में किस तरह से हमारे भारत में संवैधानिक विकास होता है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हम लोग बारी बारी से 1726 से लेकर के 1853 के जो एक्ट आते हैं भारत में, इनकी हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए हम लोग बात शुरू करते हैं 1726 के राजलेख से। इतना आप सभी जान ही गए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आ गई 1600 में। 1600 से लेकर के 1726 एक बड़ा लंबा टाइम पीरियड है। इस बीच में ब्रिटेन ने भारत में बहुत सी व्यवस्थाओं में परिवर्तन किए। ठीक है, अब 1726 तक भारत की जो स्थितियां हैं उनको हम थोड़ा सा समझेंगे। मुंबई, गोवा से ये जो मुंबई ये आपका है, ये पुर्तगाल से दहेज में मिल जाता है मुंबई को, ये उसको ब्रिटेन को। मद्रास इनके अधीन अपनी थोड़ी बहुत जो है सत्ता स्थापित कर चुके हैं मद्रास पे। बंगाल जिसको इन्होंने चुना ही था सबसे पहले अपना राजनीतिक व्यवस्थाओं का प्रसार यहीं से करना शुरू किया। कहां से? बंगाल से। तो इनकी मजबूती सबसे ज्यादा कहां पे है? बंगाल पे। अब देखिए 1726 के राजलेख में इन्होंने 3 प्रेसिडेंसियां बना ली। एक तो बना ली आपकी मुंबई, एक मद्रास, और उसके बाद में बंगाल। तीनों प्रेसिडेंसियों में अपने अपने गवर्नर बना दिए और कह दिया कि भैया 1726 में ये कह दिया कि गवर्नरों को ये अधिकार दे दिया, जो भी प्रेसिडेंसी के गवर्नर हैं इनको ये अधिकार दे दिया कि आप अपनी प्रेसिडेंसी के लिए विधि कानून का निर्माण कर सकते हैं। आप अपनी प्रेसिडेंसी के लिए विधि का निर्माण
कर सकते हैं, ये बात कह दी गई 1726 के राजलेख में। 1726 के राजलेख का जो मेन पॉइंट है वो बात बस समझिएगा, जो पेपर में हमसे पूछता है कि 1726 के राजलेख में कौन सी चीजें आई। तो 1726 के राजलेख में बंबई, मद्रास और बंगाल के गवर्नरों को यह अधिकार दे दिया गया कि वो अपनी प्रेसिडेंसी के लिए विधि कानून का निर्माण कर सकता है। इतनी बात सभी को समझ आ गई। अब जरा एक चीज समझिएगा, 1726 के बाद में जो हमने अगला एक्ट आपको लिखा था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और ये जो 1726 से लेकर 1773 का टाइम पीरियड है, ये अंग्रेजों की भारत के अंदर सत्ता स्थापित करने के बहुत महत्वपूर्ण वर्ष हैं। इनमें दो युद्ध जो बड़े पेपर में पूछे भी जाते हैं, हमें याद भी रखने चाहिए। इतिहास का विषय है, लेकिन मैं चूंकि अभी इस समय इसकी बात आई है तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। 1773 पढ़ने से पहले थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। आप सभी जान लो प्लासी का युद्ध। क्या आप हमें बताओगे प्लासी के युद्ध की तारीख क्या है? फटाफट कमेंट करो। प्लासी का युद्ध कब होता है? मुझे पता है, आप सब बताओगे। 23 जून 1757। प्लासी एक जगह जो बंगाल में है। प्लासी के युद्ध में उस समय पर जो अंग्रेज बंगाल के नवाब होते थे उनके बीच में संघर्ष हुआ, और संघर्ष इस तरह से हुआ कि नवाब का जो सेनापति था उससे कहीं ना कहीं साठगांठ करके इन्होंने बंगाल के जो नवाब थे उनको हराकर, प्लासी का युद्ध हराकर भारत की भूमि पर अपना एक वर्चस्व स्थापित करना शुरू कर दिया। बहुत महत्वपूर्ण है प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध के बाद में दूसरा एक युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है जो इसके तुरंत बाद होता है, जिसका हम लोग नाम कहते हैं बक्सर का युद्ध। क्योंकि इतिहास विषय की ये सारी बातें हैं तो मैं इस युद्ध में किसके किसके बीच में हुआ ये सारी चीजें मैं डिस्कस यहाँ पे नहीं करना चाहता हूँ। आप अगर कहेंगे तो मैं इसको भी आपको बता दूंगा। बक्सर का युद्ध डेट आपको मैं बता देता हूँ, 22 अक्टूबर 1764। 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर बिहार की एक जगह है। यहाँ युद्ध में फिर अंग्रेजों की एक बार जीत होती है और अब ये क्लियर हो जाता है कि भारत में अंग्रेज अपना शासन लंबे समय तक चलाने वाले हैं। इस युद्ध में बंगाल का नवाब भी भाग लेता है, अवध का नवाब भी भाग लेता है, और इसके अलावा जो उस समय पर मुगल सम्राट होते हैं वो भी शाह आलम द्वितीय, वो भी क्या करते हैं, भाग लेते हैं। मैं किसी राजा का या इस समय पर उस डिस्कशन में नहीं जाना चाहता क्योंकि हमारे पास सीमित समय है, तो बस इतना समझते रहिएगा। प्लासी का युद्ध और बक्सर के युद्ध के बाद, प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध के बाद ये एकदम क्लियर हो चुका था कि अब भारत में अंग्रेजों की जो भूमि है वो पूरी तरह से मजबूत हो चुकी है और अब इनको इसी पर काम करना था। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। चलिए अब आते हैं इसके बाद में 1773 का जो हमारा रेगुलेटिंग एक्ट था। ये डेट आपसे पेपर में पूछ लेता, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, बक्सर का युद्ध कब हुआ था। इन दोनों युद्धों के बाद में अंग्रेजों की भूमि भारत में पूरी तरह से मजबूत हो जाती है। आते हैं अपने रेगुलेटिंग एक्ट की तरफ। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ये एक्ट है। इससे आपको पेपर में एक आध क्वेश्चन जरूर मिल जाता है, तो जरा इस एक्ट को बड़ा गंभीरता से समझिएगा। 1773 तक क्लियर हो गया कि भारत में अंग्रेजों की स्थिति और ज्यादा मजबूत हो गई। तो जब जाहिर सी बात है अंग्रेजों की स्थिति मजबूत होगी तो अब इनका जो शासन प्रशासन है वो भी पहले से ज्यादा सचेत हो जाएगा और पहले से ज्यादा काम करने लगेगा। समझिएगा इस एक्ट में क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहली चीज, जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, जो बंगाल का गवर्नर है, अभी गवर्नर है, जो बंगाल का गवर्नर है, इसकी पावर्स को बढ़ा दिया जाता है। समझिए, बंगाल के अधीन बंबई और मद्रास
प्रेसिडेंसी को कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है? बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन, वैसे तो इतिहास का विषय है लेकिन मैं थोड़ी सी चर्चा आपके साथ कर लेता हूं। देखिए 1726 के बाद 1773 के बीच में, चूंकि बीच में क्या हो रहा था, अंग्रेज अपनी पावर्स बढ़ा रहे थे। भारत के जो छोटे छोटे राज्य थे उनके राजाओं से अंग्रेजों का संघर्ष चल रहा था। कह सकते हैं कि उनके साथ में किस तरह से युद्ध नीति पे भी काम हो रहा था, संधि नीति पे भी काम हो रहा था, यानी किसी के साथ में गरम किसी के साथ में नरम। कुल मिला के भारत में अपना वर्चस्व बढ़ाना था। 3 प्रेसिडेंसियां बना ली थी, बंबई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी। अब जो प्रेसिडेंसी था, तीनों प्रेसिडेंसियों के अपने अपने अलग अलग गवर्नर थे। तीनों प्रेसिडेंसियों के गवर्नर आपस में बातचीत, जाहिर सी बात है अलग अलग थे तीनों, तो लगभग दूरी जैसा था। तो अब मान लिया कि किसी राजा के साथ में बंगाल के जो गवर्नर थे उनके संबंध अच्छे, उसी राजा के साथ में बंबई के प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर हैं उनके खराब। इन सब चीजों को देखें अगर तो कहीं ना कहीं ये जो तीनों ब्रिटिश गवर्नर थे इन्हीं के बीच में आपसी मतभेद होने लगा। इन सब चीजों को दूर करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट में ये कह दिया गया ऐसा करो कि 2 गवर्नरों को, यानी चूंकि इनकी ये भूमि थी, यहां से इन्होंने अपना काम शुरू किया था तो इनको लगता था कि ये हमारा मजबूत, और ये था भी मजबूत। तो अब बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट वाइज याद जरूर रख लेना इसको। सबसे पहली बात, बंगाल प्रेसिडेंसी को बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। बार बार मैं फिर कह रहा हूं कि बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को कर दिया गया। बंबई के अपने गवर्नर हैं, मद्रास के अपने गवर्नर हैं और बंगाल के अपने गवर्नर। लेकिन इस एक्ट के माध्यम से पॉइंट नंबर 2, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर के आगे एक और शब्द जोड़ दिया, जनरल, जिससे एक बात हमें बड़ी आसानी से समझ आ जानी चाहिए कि इनके पास कौन सी स्पेशल पावर्स होंगी। इनके पास सैनिक अधिकार होंगे, यानी इन तीनों प्रेसिडेंसियों के जो सैनिक अधिकार होंगे वो किसके पास होंगे? बंगाल के गवर्नर के पास। और अब जो बंगाल का गवर्नर है ये क्या कहा जाने लगा? बंगाल का गवर्नर जनरल। एक क्वेश्चन और पूछते हैं, बंगाल के गवर्नर जनरल, जो पहले गवर्नर जनरल थे उनका नाम क्या है? बताइए, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल का नाम क्या है? बंगाल के पहले गवर्नर जनरल का नाम वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स, ये नाम भैया जरूर याद कर लेना। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट ये कि बंगाल प्रेसिडेंसी यानी जो थी अब उसके अधीन हो गई 2 प्रेसिडेंसियां, एक तो बंबई प्रेसिडेंसी और दूसरी मद्रास प्रेसिडेंसी। दूसरी बात ये कही कि जो बंगाल का गवर्नर था इसकी पावर्स को एक्सटेंड कर दिया गया और जो अब बंगाल का गवर्नर है वो क्या बन गया? बंगाल का गवर्नर जनरल। और ये कौन बना? वॉरेन हेस्टिंग्स बने। आगे बढ़ते हैं। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई? चलिए, तीसरा इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेगुलेटिंग एक्ट का, भारत में या बंगाल में, चूंकि उस समय पर बंगाल में सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत यह बताया गया कि भारत यानी बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट होनी चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय होनी चाहिए। और यह सर्वोच्च न्यायालय 1774 में, कब? 1774 में स्थापित हो जाता है। भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774। एक क्वेश्चन और इसी में पूछ लेता है कभी कभी कि ये जो सुप्रीम कोर्ट था इसके चीफ जस्टिस कौन थे? उस समय जो सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया 1774 में, इस 1774 के
सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन था? ये नाम भी बहुत पेपर में पूछता है, तो इसलिए इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। सर एलिजा इम्पे, सर एलिजा इम्पे बंगाल में सुप्रीम कोर्ट स्थापित कर दी गई और उस सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस बना दिए गए जिनका नाम क्या है? सर एलिजा इम्पे। इनके साथ में, ये तो मुख्य न्यायाधीश हैं, इनके साथ में 3 अन्य न्यायाधीश भी नियुक्त किए जाते हैं। मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे, इनके साथ में 3 अन्य न्यायाधीश भी नियुक्त किए जाते हैं। इतनी बात सभी को समझ आ गई? अच्छा, फिर से एक बार रेगुलेटिंग एक्ट को हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने ये बताया कि बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी को। दूसरी बात, बंगाल के गवर्नर को अब कर दिया गया गवर्नर जनरल और उस गवर्नर जनरल का नाम था वारेन हेस्टिंग। तीसरी बात, हमने ये कहा कि बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट स्थापित कर दी गई किस ईयर में? 1774 में। और उस सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं या जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम क्या है? सर एलिजा इम्पे। इनके साथ में 3 और अन्य न्यायाधीशों को भी नियुक्त किया गया। एक्ट के अंतर्गत हमारे 3 पॉइंट्स क्लियर हो गए। चौथे पॉइंट पे आते हैं। देखो, जब कंपनी बनाई गई थी तो इसका एक निदेशक मंडल था और इस निदेशक मंडल के सदस्यों को अभी हमने बताया कि 1 साल के लिए चुना जाता था। तो अब ये बात समझ में आई, 1 साल के लिए चुना गया तो बहुत छोटा समय अवधि लगा। तो जो इसके अंदर चौथा पॉइंट है, चौथे पॉइंट में हम इसको समझेंगे कि जो रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत चौथा पॉइंट आया, जो इस समय निदेशक मंडल होता था, इसकी कार्यावधि 1 साल की होती थी। इसको 1 साल से बढ़ा करके कितने साल कर दी गई? 4 साल कर दी गई। इसके अतिरिक्त इसका जो 5वां पॉइंट है उसको भी हम लोग समझ लेते हैं कि जो कर्मचारी होंगे, कंपनी के कर्मचारी होंगे, कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस, कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस जो है व्यापार करने पर रोक लगा दी गई कि आप बिना लाइसेंस के व्यापार नहीं कर सकते हो। तो रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत ये 5 पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन पे आप लोग ध्यान बना के रखिएगा। इसके बाद में हम लोग आ जाते हैं 1781 के सेटलमेंट एक्ट में। अब समझिएगा कि भैया ये सेटलमेंट वास्तव में है किस चीज का? सेटलमेंट का मतलब तो आप सब समझ ही होगे ना। सेटलमेंट, जब किसी दो से लड़ाई हो जाए तो बीच में चलो सेटलमेंट करा दें। तो अब इसी तरह से भाई सेटलमेंट हो रहा है। किसका सेटलमेंट हो रहा है? क्या अंग्रेज आपस में लड़ गए क्या? इन सब चीजों को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, 1781 का सेटलमेंट एक्ट, 1781 का सेटलमेंट एक्ट में बेसिकली होता क्या? थोड़ा सा इसकी भावना समझिएगा। हुआ क्या था? अब गवर्नर जनरल अभी नया नया बना 1773 में। भाई बंगाल का गवर्नर होता था, पोस्ट को बड़ा कर दिया, गवर्नर जनरल बना दिया। लड़ाई इसकी छिड़ गई भैया, क्योंकि नया नया सुप्रीम कोर्ट भी बना है। गवर्नर जनरल को लग रहा है कि जो मैं नियम कानून बनाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है नहीं भाई फाइनल हम करेंगे। अभी गवर्नर जनरल जो भी विधि बनाता था वो किसके पास भेजता था? उसको सुप्रीम कोर्ट के पास। अब सुप्रीम कोर्ट उसको आगे बढ़ाती थी, यानी मान्य करे ना करे ये। अब यानी यहां पर एक लड़ाई फंस गई, किसके किसके बीच में? गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के बीच में। और भी बहुत सारे ऐसे कारण थे जिस वजह से इस रेगुलेटिंग एक्ट में बहुत से बदलाव देखने को मिले, जो सेटलमेंट एक्ट में सामने आए। सबसे पहला जो गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट को लेकर के है, पहला पॉइंट इसमें लिखिए। पहला पॉइंट समझिए, यहां पर जो गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल है, इसको मुक्त कर दिया गया। गवर्नर जनरल और इसकी परिषद को मुक्त कर दिया गया कि भैया आप सुप्रीम कोर्ट में जो भी विधि बनाओगे, जो भी विधि बनाओगे, यानी जो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद है, ये जो भी विधि बनाएगी जरूरी नहीं है कि उसका पंजीकरण सुप्रीम कोर्ट में करवाए। यानी गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को पंजीकरण से मुक्त कर दिया गया, किसकी? सुप्रीम कोर्ट की। तो एक क्लास यहां पे खत्म हो गया कि सुप्रीम कोर्ट की परमिशन की आवश्यकता है। सबसे पहला पॉइंट सेटलमेंट एक्ट के अंतर्गत कि गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को सुप्रीम कोर्ट में मामले यानी विधियों के जो पंजीकरण है उनके लिए अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया। दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट में इन्होंने ये कहा
कि बंगाल, ठीक है, उड़ीसा, बिहार, इनके लिए भी विधियों के बनाने का जो कार्य होगा ये रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत किया जाएगा। दूसरा पॉइंट कह दिया कि जो इन तीनों जगहों के लिए जो विधियां होंगी किसके हिसाब से बनेगा, रेगुलेटिंग, जो 1773 में आया था। ठीक है, तो सेटलमेंट एक्ट के अंतर्गत सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, बस एक बात याद रखिएगा कि गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को पंजीकरण से मुक्त कर दिया गया कि आप सुप्रीम कोर्ट में जरूरी नहीं है कि कोई विधि बनाओ, वो पंजीकरण भी कराओ। इसके बाद में फिर आता है हमारा अगला एक्ट जो पेपर में बहुत पूछा जाता है, सेटलमेंट एक्ट से पहले का एक्ट और सेटलमेंट एक्ट के बाद का एक्ट, दोनों पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट। पेपर में क्वेश्चन भैया ये भी बहुत देता है। ठीक है,